औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। फिर बच्चों आज हम लोग फिज़िक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जी वेट एंड मास को, कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो जनरली यानी आम तौर पर मास एंड वेट आर कंसीडर्ड सिमिलर क्वांटिटीज। दोनों को एक जैसी मिकदारें समझा जाता है, ख्याल किया जाता है, गुमान किया जाता है कि ये दोनों एक ही मिकदार के नाम हैं, बट इट इज नॉट करेक्ट। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। There are two different quantities. Sorry, they are two different quantities, or these are two different quantities. ये दो मुख्तलिफ मिकदारें हैं। Mass of the body is the quantity of matter possessed by the body. बॉडी का mass जो होता है ये क्वांटिटी होती है मैटर की, ये मादे की मिकदार है। मादे की मिकदार के क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कि एक बॉडी के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कितनी तादाद मौजूद है, वो उसका मैस है। It is a scalar quantity and does not change with change of place. अब मेरी बात सुनो, एक बॉडी और उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तादाद 1 किलोग्राम है, 1 kg, या मैं कहता हूं एक बॉडी 1000 एटम्स के मिलने से बनी है। आप उसे उठा के चांद पे ले जाएं तो उसके अंदर जो 1000 एटम्स की तादाद है वो चेंज हो जाएगी? नहीं, वही रहेगी। एटम्स की तादाद चेंज होगी प्लेस चेंज होने से? नहीं चेंज होगी। बात समझ आई नहीं आई? तो ये वो कह रहे हैं कि मैस स्केलर क्वांटिटी है और ये तब्दील नहीं होता जगह की तब्दीली के साथ। ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग द बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और द लीवर बैलेंस। तो ये मेजर होता है बाय कंपैरिजन, मवाजना करके। एक प्लेट में आप क्या रखते हो? स्टैंडर्ड मैसेज रखते हो फ्रॉम द वेट बॉक्स, और दूसरे में आप अपनी बॉडी को रखते हो और फिर कंपैरिजन करते हो, मवाजना करते हो मैसेज का, और वहां से पता करते हो कि ये बॉडी का मैस क्या है। इट इज मेजर्ड बाय कंपैरिजन। ये मापी जाती है किससे? मवाजने से, विद स्टैंडर्ड मासेज। किसके साथ? म्यारी मासेज के साथ मवाजने से, यूजिंग ए बीम बैलेंस। एक बीम बैलेंस का इस्तेमाल करके। क्लियर हो गया? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। बात समझ आ गई नहीं आ गई? जो बॉडी का वेट, आपको ये पता, जमीन ये एक टिश्यू पेपर है, इसको भी खींच रही है अपने सेंटर की तरफ। ये पेन है, इसको भी खींच रही है, टेबल को भी खींच रही है, चेयर को भी खींच रही है, मुझे भी खींच रही है। अब मुझे जमीन कितनी फोर्स लगाकर खींच रही है वो मेरा वेट है, टेबल को कितनी फोर्स लगाकर खींच रही है वो टेबल का वेट है। ये तो पता ना जमीन खींचती है, और एक स्पेसिफिक फोर्स हर बॉडी पे लगा रही है। तो जमीन किसी बॉडी पे जितनी फोर्स लगाकर उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है ना, वो उस बॉडी का वेट है, वो उस बॉडी का वेट है। मसला किसी क्लियर हो गया? तो इट इज मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज। वो ये तो मैस की बात थी। तो वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। ये ग्रेविटी की फोर्स है। फोर्स किसके बराबर होती है? देखें, F इज इक्वल टू m है। हाँ, सुन रहे नहीं सुन रहे? तो जब कोई बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल करती है तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन पैदा होता है? जी के बराबर ना।
समझ आ नहीं है? अगर बॉडी का मास m है तो जब वो फ्रीली फॉल करेगी जमीन की फोर्स उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा करती है, g के बराबर। तो इसका मतलब जो जमीन की फोर्स बॉडी पर हमल कर रही है वो उसके मास मल्टीप्लाई g के बराबर होगी। और ये जो फोर्स है इसको हम कहते हैं वेट ऑफ बॉडी। वेट एक फोर्स है, मास फोर्स नहीं है। वेट फोर्स है, मास स्केलर है, वेट वेक्टर है, फोर्स है ना भाई, फोर्स वेक्टर। तो ये कह रहे हैं कि वेट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी बिकॉज ऑफ द अर्थ। समझ आ नहीं है? सो ऑन अर्थ द वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स विद विच, जमीन की सरफेस पे जो बॉडी का वेट है वो बराबर होता है उस कुव्वत के विद विच जिसके साथ अर्थ अट्रैक्ट्स इट, जिसके साथ जमीन उसको खींचती है, उसको पुल करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। इट वेरीज, ये बदलती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी, जी की कीमत के ऊपर इन्हिसार करते हुए, जी की कीमत के लिहाज से। ठीक है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी ग्रेविटी नहीं है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सिंस वेट क्या आ गया, फोर्स है जो किस पे अमल करती है, मास m पे, और उसमें क्या पैदा करती है, एक्सेलरेशन ये पैदा करती है। अब जमीन कितनी फोर्स लगा रही है, वेट के बराबर, तो बराबर होगी मास मल्टीप्लाई। अब जो 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 ग्रेविटी है वो कितना एक्सेलरेशन पैदा करती है, जी के बराबर। तो एम जी इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी। तो वेट डब्ल्यू ऑफ ए बॉडी of mass m is related by this equation, that is the weight is equal to mg, mass multiply gravitational acceleration is equal to the force of gravity that is acting on the body. This is the force of gravity, ये force है। तो weight is a force and thus it is a vector quantity, इसलिए ये vector quantity है। Its SI unit is Newton, इसका जो system international में unit होगा वो भी Newton होगा। The same as force, weight is measured by spring balance। तो जो जैसे गौर से सुनना, द सेम एज फोर्स, जैसा कि फोर्स जो है उसको भी किससे मेजर किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस। सो वेट इज मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस, वेट को भी स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है, बीम बैलेंस से नहीं, फिजिकल बैलेंस से नहीं, लीवर बैलेंस से नहीं, डिजिटल बैलेंस से नहीं, स्प्रिंग बैलेंस। किससे? तो कोई बंदा आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट, कमियत और वजन। मास को उर्दू में कमियत कहते हैं और वेट को वजन कहते हैं। कमियत और वजन में क्या फर्क है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोसेस्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। समझ आ नहीं है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेट। नहीं समझ आया? और द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वो कुव्वत जिसके साथ जमीन खींचती है ए बॉडी, एक जिस्म को टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने मरकज की तरफ, इज कॉल्ड वेट ऑफ बॉडी, इज कॉल्ड वेट ऑफ बॉडी। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, इट इज मेजर्ड बाय लीवर बैलेंस, इट इज मेजर्ड बाय it is measured by electronic balance, digital balance, it is measured by spring balance. Mass does not depend upon gravity, इसका इन्हिसार ग्रेविटी पे नहीं है। जमीन खींचे या ना खींचे बॉडी का मास है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तादाद का नाम क्या है, मास है। जमीन खींचे या ना खींचे बॉडी का मास है। चांद पे ले जो तादाद वही रहेगी, जमीन पे वो तादाद वही है। बॉडी में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम रहेगी जगह के चेंज होने से। बट जो जो बॉडी जमीन के सेंटर के करीब जाती जाएगी वेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स भी बढ़ती जाती है। समझ आया नहीं है? जो जो बॉडी जमीन से दूर जाएगी, जो ग्रेविटी की फोर्स है वो कम होती जाएगी और वेट भी कम होता जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? तो मास डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी, मास फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, बट वेट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर जमीन इस टेबल को खींचना बंद कर दे, आप एक उंगली से पूरा टेबल उठा लो, कोई रोकने वाला होगा आपको? पूरा टेबल एक उंगली पे उठाया होगा।
एक पहाड़ को उंगली के इशारे से ढालो, क्योंकि जमीन नहीं खींच रही ना उसे, फिर तो वो रुई की तरह होगा, जमीन नहीं खींच रही ना। जमीन के कशिश को खत्म कर दो तो फिर आप भी पहलवान बन जाओगे, बड़ी से बड़ी चीज ऐसे ही लाओगे, क्यों? जमीन नहीं खींच रही। समझ आया? तो मास डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स है, जमीन की कशिश को ग्रेविटी कहते हैं, वेट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी जीरो हो जाए, जमीन खींचना बंद कर दे तो वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब चांद की चीजों को खींचने की सलाहियत जमीन के मुकाबले में क्या है? कम है। जमीन के मुकाबले में क्या है? कम है। चांद पर जाकर जंप मारे ना तो आगे छत से भी ऊपर निकल जाए, छोटे से जंप से, क्योंकि चांद कम खींचता है ना तो जंप ऊंचा लगता है। जमीन पे आप जंप मारे तो ये पंखे भी हाथ नहीं लगा सकते। बात समझ आ रही? 6 टाइम्स ग्रेविटी रिड्यूस कर जाती है, 6 गुना ग्रेविटी कम हो जाती है चांद पे जाकर, 6 गुना। अगर आप यहां जमीन से उछल कर 1 मीटर ऊपर जाते हैं तो चांद पे 6 मीटर ऊपर जाएंगे, सोच लो। और अगर आप जमीन पे उछलते हैं और 2 मीटर ऊपर जाते हैं, चांद पे 12 मीटर ऊपर जाएंगे। अगर आप जमीन पे उछलते हैं 3 मीटर ऊपर जाते हैं तो 6 से 18 मीटर का जंप लगाएंगे आप चांद पे जाकर। चांद पे क्योंकि चांद का साइज छोटा तो उसकी चीजों को खींचने की सलाहियत भी जमीन से 6 गुना कम। नहीं समझो? आगे चलो। तो मास डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी बट वेट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। इफ जी ग्रेविटी इज जीरो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो। जब जी जीरो तो एम मल्टीप्लाई जीरो, वेट जीरो। समझे? मास इज बेस क्वांटिटी बट वेट इज ड्राइव क्वांटिटी। फोर्स है ना, तो मास बेस क्वांटिटी है और वेट ड्राइव क्वांटिटी है। फार्मूला ऑफ मास क्या है? m इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू m में होता है ना, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन मास के बराबर आ जाएगा। तो फार्मूला ऑफ वेट इज W इज इक्वल टू mg। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, वेट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। मास मैटर की क्वांटिटी है और वेट फोर्स की क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। इशू किसी को ये है स्प्रिंग बैलेंस। समझ आ नहीं है? तो स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द फोर्स और द वेट ऑफ ए बॉडी। इससे किसी बॉडी का बेटा हम लोग वेट भी निकाल सकते हैं और फोर्स भी जो उस बॉडी पे अमल कर रही है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डू यू नो व्हेन ए बस टेक्स ए शार्प टर्न, जब एक बस जो है वो मतलब एकदम मोड़ काटे ना, बाप का अंधे मोड़ होते हैं ना, एकदम जब बस मोड़ काटती है तो आप किधर को गिरने की कोशिश करते हो? जिधर को मुड़ती है। अच्छा बस यूं जा रही है तो बस यूं मोड़ काटेगी तो आप किधर को गिरोगे? उधर को, इधर को या उधर को? देखो बस ये जा रही है और मोड़ काटा तो आप बाहर को गिरने की कोशिश करते हो या मोड़ के अंदर की तरफ? मोड़ से बाहर गिरने की कोशिश करते हो। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं, एक पत्थर को आपने डोरी के साथ बांधा हुआ है और घुमा रहे हैं। जैसे पत्थर को छोड़ेंगे, पत्थर किधर को जाने की कोशिश करे? सीधा बाहर। तो मोड़ से बाहर की जानिब गिरने की, बस अंदर मुड़ती है ना, तो आप अंदर को नहीं गिरते, आप बाहर की जानिब गिरने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब तक बॉडी पे फोर्स जीरो होगी एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एक्सेलरेशन नाम है मोशन के मैग्नीट्यूड के चेंज का या डायरेक्शन के चेंज का। अब इनर्शिया की वजह से आप कोशिश करते हैं सीधा जाने की, लेकिन बस क्या करती है आपको? आपकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करती है, तो इसलिए आप इधर को गिरते हैं अपनी इनर्शिया की वजह से। क्योंकि आप तो चाहते हैं स्ट्रेट लाइन पे मूव करें और बस जा रही है आपको, तो इसलिए आप बाहर गिरने की अपने इनर्शिया की वजह से, बिकॉज ऑफ योर इनर्शिया यू टर्न टू मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है? तो व्हेन ए बस टेक्स ए शार्प टर्न, पैसेंजर्स फॉल in the outward direction. It is due to inertia. ये inertia की वजह से that they want to continue their motion in a straight line. ये inertia की वजह से है कि they want, वो चाहते हैं to continue, कि वो जारी रखें their motion, अपनी हरकत को in a straight line, एक सीधे रास्ते में, and thus, और लिहाजा fall outward, वो किधर को गिरते हैं? बाहर की जानिब। किसकी जानिब गिरते हैं? ये जानिब गिरते हैं।
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा कानून हरकत, न्यूटन का तीसरा कानून हरकत। आप लोगों को पहले पता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन के साथ फोर्सेस, मैंने ये लॉ ये कहता है फोर्सेस ऑलवेज केम इनटू पेयर्स। फोर्सेस हमेशा जन्म लेती हैं पेयर्स की शक्ल में। किसी पे एक्शन करोगे, किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे, बॉडी आगे सब पे फोर्स लगाएगी बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। बॉडी रेजिस्ट करेगी, अप्लाइड फोर्स को बॉडी रेजिस्ट करेगी वापस फोर्स लगा के। सुन रहे हो? तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ ए बॉडी व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब कभी नहीं सोचा होगा आपने कि रिएक्शन क्यों होता है। ये तो देखा जब आप बॉडी पे फोर्स लगाओगे, बॉडी आप पे फोर्स लगाओगे, क्यों लगाएगी? Because of its inertia, it will oppose the change. How it will oppose? The body will apply the force in the opposite direction. Opposition कैसे करेगी वो? इनर्शिया जो है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी अपोज करने की, वो कैसे अपोज करेगी? फोर्स लगाएगी। गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी ने मोड़ खाता तो आप किधर को फोर्स लगाते हो? बाहर को फोर्स लगाते नहीं लगाते? आउटवर्ड द टर्न, ऐसा ही ये नहीं। सिमिलरली जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे, एक्शन करोगे, एक्शन इज द नेम ऑफ फोर्स, एक्शन इज अ फोर्स, तो बॉडी क्या करेगी? उस एक्शन को, उस अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगी। अब बॉडी अपोज कैसे करेगी? बॉडी कैसे मुखालफत करेगी? बॉडी रोक टोक कैसे करेगी? बॉडी विल आल्सो अप्लाई फोर्स। द बॉडी विल रेजिस्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ फोर्स। बट वो बॉडी अपने आप को नहीं आप पर लगाएगी। आप बॉडी पे लगा रहे हैं, बॉडी आप पर लगा रही है। दोनों बॉडीज, दोनों एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे अमल नहीं करते, दो मुख्तलिफ बॉडीज पे अमल कर रहे हैं। जो बॉडी एक्शन कर रही है और जिस बॉडी पे कर रही है वो बॉडी फोर्स अप्लाइंग, जो एक्शन वाली बॉडी उस पर फोर्स लगाएगी। बात समझ आ रही है? तुम किसी को पकड़ के दरवाजे से बाहर निकाल रहे हो तो वो कोशिश करेगा मुझे बाहर मत, आगे से अपोज करेगा। सुन रहे हो? पत्थर को घुमाते हो सर्कल में तो पत्थर आपके हाथ को बाहर खींचता और आप अंदर खींचते हो, नहीं खींचते। पत्थर एक्शन कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, खींच रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। आप एक्शन कर रहे हैं, पत्थर रिएक्शन कर रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स बिल्ट इन प्रॉपर्टी इनर्शिया। यू शुड रिजॉल्व। सो लेट ए बॉडी ए, फर्ज कीजिए जिस ए जो है एक्सर्ट करता है। शुरू से पढ़ते न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ ए बॉडी व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये बॉडी के रिएक्शन के साथ डील करता है। रिएक्शन किस वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से। रिएक्शन इज ए फोर्स, एक्शन इज ए फोर्स। एक्शन भी एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है। याद रखना। कोई बंदा पूछ ले एक्शन क्या होता है, कहना एक्शन एक्शन होता है, ऐसे नहीं कहना। एक्शन इज द अप्लाइड फोर्स और रिएक्शन क्या है? दैट इज द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया टू अपोज द चेंज, टू अपोज द अप्लाइड फोर्स। वो भी फोर्स है जो कि अप्लाइड फोर्स के रिस्पॉन्स में लगती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो लेट बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी। ये एक बॉडी ए है जो बॉडी बी पे फोर्स लगाती है। सुन रहे हो? टक्कर मारी तो बंदा सोचता था मैं टक्कर मारूंगा उसको फोर्स लगेगी, अपना सर भी फूटता है, उसका तो फूटेगा, अपना भी फूटता है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द इनर्शियल प्रॉपर्टी। द सेकंड बॉडी विल आल्सो रिएक्ट, वो भी रिएक्ट करेगी। सेकंड बॉडी भी रिएक्शन करेगी लाजमी। सुन रहे हो? तो लेट ए बॉडी ए एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी, द बॉडी बी रिएक्ट्स अगेंस्ट दिस फोर्स। जो बॉडी बी है वो रिएक्ट करेगी, वो रद्दे अमल करेगी। एक्शन को कहते हैं अमल और रिएक्शन को कहते हैं रद्दे अमल। वो रद्दे अमल करेगी, रद्द करेगी उस अमल का। रद्द करना कैसे करेगी? फोर्स के जरिए से। तो बॉडी बी रिएक्ट्स अगेंस्ट दिस फोर्स एंड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द बॉडी ए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ए ऑन बी, the force exerted by the body A on body B is the action force. वो फोर्स जो बॉडी A बॉडी B पे लगाती है वो एक्शन। इसने इस पे लगाया, एक्शन है। ये जो लगाएगी वो क्या? रिएक्शन। दिस इज द एक्शन फोर्स, दिस इज द रिएक्शनल फोर्स, और दोनों की क्वांटिटी इक्वल। सुन रहे हो? द बॉडी B exerts
reacts against this force and exerts a force on the body A. The force exerted by the body A on the body B is the action force, whereas the force exerted by the body B on capital A is called the reactional force or force of reaction. उसे रद्द-ए-अमल की force कहते हैं. Clear हो गया? Newton's third law of motion की definition ये है कि Newton's third law of motion states that to every action, हर action के लिए there is always an equal but opposite reaction. रिएक्शन पे तो गुस्सा आता है, नहीं समझ में, नहीं समझ में. एक बंदा एक को समझा रहा था, कहता है मैं अगर किसी को चिपड़ मारूं तो वो आगे से चिपड़ मारेगा. उसको मारने की जरूरत नहीं है. आप दीवार को मुक्का मारेंगे, दीवार आगे से मुक्का नहीं मारेगी, आपके मुक्का जैसे ही, और दोनों एक ही वक्त में जन्म लेती हैं और एक ही वक्त में वैनिश होती है. एक्शन खत्म, रिएक्शन खत्म, एक्शन शुरू, रिएक्शन शुरू. आप ये सोचते होंगे एक चपेट मारेगा वैसे दूसरा चपेट मारेगा, ये एक्शन है. नहीं 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 ना 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 ना. आपने किसी को दर्द दिया, जिस टाइम उसका दर्द शुरू हुआ उसी के साथ आपका दर्द भी शुरू हो गया. आपने किसी की तबाही शुरू की, साथ ही आपकी तबाही भी शुरू हो गई. जब तक आप उसको तबाह करेंगे तब तक आप खुद तबाह होते रहेंगे. नहीं समझ आया? इसलिए मैक्सिमम बातों का जवाब ना दिया करो. दूसरा तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. हर अमल के लिए एक रद्द अमल होता है. हर अमल के लिए एक रद्द अमल होता है जो मिकदार में बराबर होता है और सिमत में मुखालिफ होता है. सो थर्ड लॉ की डेफिनेशन ये है कि टू एवरी एक्शन, हर अमल के लिए देयर इज ऑलवेज ए रिएक्शन दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. हर अमल का एक रद्द अमल होता है. ठीक है, आज लॉ भी बड़ा सूटेबल है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो मिकदार में बराबर होता है और सिमत में मुखालिफ होता है. मिकदार में बराबर होता है और सिमत में मुखालिफ होता है. टू एवरी एक्शन, हर अमल के लिए there is always an equal but opposite in direction reaction. ठीक है, to every action there is always an equal but opposite reaction. एक बिल्कुल मिकदार में बराबर और असर में मुखालिफ, असर में मुखालिफ का होता रद्द अमल होता है. Forces always came into, या forces are always generated in pairs. Forces हमेशा क्या होती हैं? पेयर्स में जनरेट होती है. किसमें जनरेट होती हैं? पेयर्स में जनरेट होती हैं. फोर्सेस जो कुव्वतें हमेशा पेयर्स में जनरेट होती हैं, जोड़े में वजूद में आती हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस कानून के मुताबिक एक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय ए रिएक्शनल फोर्स. दोनों फोर्सेज हैं कि एक्शन हमेशा किसके साथ? अकम्पनीड का मतलब यह है कि हमेशा क्या आएगा? साथ जन्म लेगा. किसके? बाय ए रिएक्शन फोर्स. एंड द टू फोर्सेस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट. दोनों के दोनों फोर्सेस क्या होंगी? मस्ट को छोड़ो, एंड टू फोर्सेस आर ऑलवेज, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट. दोनों फोर्सेस मिकदार में बराबर होती हैं और सिमत में. दोनों का टारगेट डिफरेंट होता है. ठीक है. सो नोट दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी. ये बात याद रखना कि एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेस सेम बॉडी पे अमल नहीं करती, अपोजिट बॉडीज पे अमल करती है. क्लियर हुआ? सो ये है फोर्सेस. समझ आया? एक्शन भी फोर्स है और रिएक्शन भी, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन. वैसे मैं सवाल पूछा करता हूं हमेशा कि व्हाट इज एक्शन? एक्शन का क्या मतलब है? तो आज सवाल पूछे बगैर बता दिए तो मुझे नहीं लगता आप याद रखेंगे इसको, क्योंकि जब चीजें पूछ कर दी जाती हैं तो बंदा सोचता हाँ मेरे से सर ने सवाल पूछा था और मुझे नहीं पता था. थोड़ा सा जरा अपने लाश आउट में जाके अपने आप से पूछें यह सवाल कि आपको पहले पता था एक्शन क्या होता है? क्या आपको पता था रिएक्शन क्या होता है? अब आपके दिल में ये बात बैठ जाएगी कि क्या मुझे पता था एक्शन क्या है, क्या मुझे पता था रिएक्शन क्या है? तो एक्शन भी अप्लाइड फोर्स है और रिएक्शन बिकॉज रिस्पॉन्सिव फोर्स है बिकॉज ऑफ इनर्शिया. इट इज द इनर्शियल फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ अपोजिशन. दोनों फोर्सेस. तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है. ये हमारी जो ओल्ड बुक थी उसके ऊपर लिखी हुई थी कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. एक्शन और रिएक्शन मिकदार में बराबर होते हैं और असर में मुखालिफ होते हैं.
ठीक है, सिम्त में मुखालिफ होते हैं। तो मैं एक सवाल बच्चों से पूछा करता हूं बच्चों कि एक्शन एंड रिएक्शन क्या एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? जैसे मैं एक टेबल पे एक्शन करता हूं और टेबल मुझ पर रिएक्शन करता है, ना टेबल को चोट लगे ना मुझे चोट लगे, दोनों फोर्सेज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक बोतल पानी की भर के यहां रखी हुई है, तो जिस फोर्स के साथ या जिस वेट के साथ वो टेबल को नीचे दबाती है, टेबल उसके ऊपर, बोतल वहां पड़ी रहती है। मेरे पास यहाँ पे एक रस्सी है और ये शहरोज मियां जो है वो रस्सी को उधर खींच रहे हैं, मैं इधर खींच रहा हूं, जितनी फोर्स शहरोज मियां लगा रहे उतनी मैं लगा रहा हूं, नेट फोर्स 0 आ गई। समझ आया नहीं यार? रस्सी वहां पे खड़ी रहेगी। कुछ बातें समझ आ रही नहीं आ रही? ये पंखा छत को नीचे खींच रहा है, छत पंखे को ऊपर खींच रही है, दोनों फोर्सेस बराबर है, पंखा टिका हुआ वहां पे, कोई नेट फोर्स नजर नहीं आ रही, कोई असर नजर नहीं आ रहा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो मैं ये कह रहा हूं कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर बेटा जब गाड़ी टकराती है किसी मुसाफिर के साथ तो उसकी दोनों टांगें क्यों टूट जाती हैं? अगर तो ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के असर को जायल कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज या बैलेंस करने का मतलब ये है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को क्या कर दे, बैलेंस कर दे, मतलब एक दूसरे के असर को खत्म कर दे। तो फिर तो जितनी मर्जी टकरे मारो एक दूसरे को असर ही नहीं होगा। कितनी अच्छी दुनिया होगी है ना, टूटने का डर। बंदा हो इतनी बड़ी पहाड़ी से नीचे छलांग मारे कुछ भी नहीं होगा। एक्शन और रिएक्शन न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ना मुझे चोट लगेगी ना जमीन को चोट लगेगी। दुनिया में फिर चोट लगनी नहीं है, मौतें होनी नहीं है, एक्सीडेंट तो हो ही नहीं सकता ना फिर, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन है तो एक दूसरे को कर देना बैलेंस। मैं जब किसी चीज पे गिरूंगा, मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, वो मुझ पर फोर्स लगा के दोनों हो जाएंगे बैलेंस। तो ना उसको चोट लगी ना मुझे चोट लगी। देखे ना, मुझे पे एक्शन हो रहा है, मैंने जमीन पे, मैं जब ऊपर से गिरता हूं तो मैं जमीन को नीचे दबाता हूं, जमीन मुझे ऊपर की तरफ धक्का देती है, तो जमीन मुझ पे फोर्स लगाती है, मैं जमीन पे फोर्स लगाता हूं, ये दोनों बैलेंस हो जाए। अगर नहीं होती ना क्या चोट नहीं लगती ऊपर से जब नीचे गिरते हो? जमीन के ऊपर भी निशान पड़ता है और आपके भी निशान पड़ जाता है, नहीं पड़ता? हड्डी टूट जाती है ना, तो इसका मतलब बैलेंस नहीं होते। और अगर बैलेंस हो जाते तो फिर असर ना होता, चोट ना लगती, ना जमीन को लगती ना आपको लगती। लेकिन लगने का मतलब यह दे कैन नॉट बैलेंस ईच अदर। अब सवाल पता क्यों नहीं कर सकते? माना चोट मुझे भी लगती है, चलो दो बंदों की टक्कर होगी, जरूरी है। अगर तो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, कर सकते होते, तो ना आपका नाक सूजता और ना उसका सर फूटता। समझ आया? ना आपकी आंख फूटती ना उसके दांत टूटते। यही है ना, एक्शन और रिएक्शन अगर बैलेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, एक्शन की क्वांटिटी रिएक्शन की क्वांटिटी सेम है, सिर्फ मुखालिफ है, दोनों एक दूसरे को जायल करते हैं, भाई जी फिर तो गाड़ी को डेंट में ना पड़ता ना, गाड़ी को ना डेंट पड़ते, गाड़ी न्यू ही रहती, ना स्क्रैचेस पड़ने थे, बिल्कुल एज इट इज, नई लेने की जरूरत ही ना पड़ती, धोने की भी जरूरत ना पड़ती। अगर एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर देते तो बेटा फिर अगर बैलेंस नहीं करते और हकीकत में नहीं करते तो क्यों नहीं करते? वैसे अगर किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लगे और दोनों की मिकदार क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। नहीं समझ आया? जैसे आपके पास एक रेडी है ना, एक बंदा इधर से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, दूसरा बंदा इधर से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो रेडी किस तरफ मूव करेगी? रेडी वहां पे खड़ी रहेगी। दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं ना, ये एक बंदा इधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, दोनों की फोर्सेस बराबर है, सिर्फ मुखालिफ है, ये दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देती है और नेट फोर्स क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ये है बैलेंस करने का मतलब, कि दोनों एक दूसरे के असर को जाल कर देती है और कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। और जनाब अली सवाल ये है, सुन रहे हो ना जनाब अली? सवाल ये है कि क्या एक्शन और रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं? अगर आप कहते हैं जी, तो फिर मैं सवाल पूछूंगा, बेटा नाक और आंख क्यों फूट जाते हैं टक्कर मारने? गाड़ियों को डेंट क्यों पड़ जाते हैं? लोगों की टांगे क्यों टूट जाती है टक्कर पर? लोग क्यों मर जाते हैं टक्कर होने से? नहीं समझ आया? इंसान कमजोर इतना कि स्वयं अगर चारपाई से नीचे गिर जाए तो मर जाता है। कमजोर इतना स्वयं इंसान अगर चारपाई से नीचे गिर जाए तो सदमे से मर जाता है। मर जाने का मतलब यह कि इसका इलेक्ट्रिकल करंट के जो फ्लू है बंद हो जाता है,
भूल कैसे जाती रहेगी। सो बेटे समझा करो, ये चीजें बड़ी मजे की हैं। आप फिजिक्स से भागते हो, एक्शन। अब लोग गौर से सुनना, यहां एक चीज जरा देखना, 5 न्यूटन की फोर्स और वो 5 न्यूटन की फोर्स दोनों किस पे अमल कर रही है? सेम बॉडी पे, डिफरेंट बॉडी पे, दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड। गौर से सुनना, फोर्सेस बैलेंस कब करती हैं? नंबर 1, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो। डायरेक्शन क्या हो? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। और एक्ट किस पे करें? एक ही बॉडी पे। अब जरा सुनना, एक्शन मेरे माथे पे हुआ, रिएक्शन दूसरे के माथे पे हुआ, क्या दोनों एक ही बॉडी पे लग रही? नहीं ना। एक्शन मुझ पे लगा, रिएक्शन उस पे हुआ, एक्शन उसने किया, रिएक्शन मैंने किया। दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती है, यहां फर्क आ जाता है। बेशक दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन तीसरी कंडीशन के दे शुड एक्ट ऑन द सेम बॉडी बट एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट एक्टिंग ऑन द। सो देखो, मिसाल के तौर पर अभी मेरा ये बच्चा मुझे उस दिन कह रहा था, सर आप बाल दीवार को मारते हैं, दीवार के साथ जब बाल टकराती है ना वो एक्शन होता है, और जो बाल टकरा के वापस आती है वो रिएक्शन होता है। मैंने कहा बेटा मिट्टी की बाल बना लो और वो मारो दीवार के साथ, वो तो जाके चिपक जाती है। चिपक जाती है, नहीं चिपक जाती? तो जनाब वो तो फिर वापस नहीं आती, तो रिएक्शन तो ना हुआ, फिर कैसे रिएक्शन हो जाता है? हाँ, फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं करती, बाल टकराई और वापस आ गई, डायरेक्शन और मोशन चेंज हो गई। बच्चे फोर्स बूथा भी बिगाड़ देती है, समझ आया नहीं यार? शेप चेंज करके रख देती है। गए तो नाक बिल्कुल ठीक था, वापस आया तो चिपटा हुआ था, चाइनीज बन गई। नहीं यार, तो बाल का दीवार के साथ जाकर टकराना ये एक्शन है, लेकिन बॉल की शेप का चेंज हो जाना। पहले बॉल थी अब रोटी बन गई है, जो शेप चेंज हो रही है दैट इज द रिएक्शन। वो बता रहा कि शेप चेंज हो गई है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आपने क्या किया, सख्त मिट्टी की को मारा दीवार के साथ, तो मिट्टी पारा पारा हो गई, बिखर गई, टूट गई, तो शेप चेंज हुई है नहीं हुई? हुई है ना। तो वापस आना जरूरी नहीं है, बस टकराना। और फिर जब टकराई, जो फोर्स दीवार पे लगी ना वो एक्शन है, और दीवार ने जवाबन जो कुव्वत उसी वक्त बॉल पे लगाई। अब बॉल के साथ क्या हुआ, वापस आई नहीं आई, वो टूट गई, उसकी शक्ल तब्दील हो गई, वो रिएक्शन की वजह से हुई है। जो कुछ बॉल के साथ हो रहा है ना टकराने के बाद, वो रिएक्शन है भाई, वो रिएक्शन का असर है। समझ आया नहीं यार? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपने यहां से बुलेट मारी दीवार को, दीवार के ऊपर बुलेट जाकर टकराती है, दीवार में होल होता है, लेकिन बुलेट की स्पीड कम हो जाती है। बुलेट की स्पीड का कम होना, उसकी वेलोसिटी का चेंज होना, असल में ये रिएक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो क्या हुआ, फोर्स लगी ना, एक्सीलरेशन आया ना, डायरेक्शन चेंज हुई ना। बॉल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 हुआ और फिर वो वापस आई, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, गोली की स्पीड कम हो गई, गोली की शक्ल तब्दील हो गई, सारे फोर्स के इफेक्ट्स हैं। नहीं समझ रहा? हाँ, जब भी आप किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे वो भी आगे से फोर्स लगाएंगे। और याद रखना, जैसे ही एक्शन शुरू होता है वैसे ही, और जब तक एक्शन हो रहा होता तब तक रिएक्शन हो रहा होता। एक्शन खत्म, रिएक्शन खत्म, बस। दोनों का टाइम स्पैन सेम है, एक ही वक्त में शुरू होते हैं, एक ही वक्त में खत्म होते हैं। नहीं समझ आया? और जितना एक्शन का असर होता है उतना रिएक्शन का होता है, बस। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब बात समझ आई? अब ये हो सकता है कि वो दीवार टूट जाए और आगे वाले की शक्ल बिगड़ जाए। अब असर एक जैसा नहीं होगा, असर होगा, लेकिन डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जो इफेक्ट है वो फिर सिचुएशन पे डिपेंडेंट है, क्या है कि शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, डैमेज हो रहा है, वट एवर द इफेक्ट इज, बट द फोर्सेस आर ऑलवेज जनरेटेड इन पेयर्स। फोर्सेस हमेशा पेयर्स में जन्म लेती हैं, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में जन्म लेती हैं, फोर्सेस हमेशा, कुव्वतें हमेशा जोड़े में जन्म लेती हैं। अब रगड़ते हैं पत्थरों को, आग पैदा होती है नहीं होती? What are these things?
ये ला ये कहता है कि फोर्सेस आर ऑलवेज जनरेटेड इन पेयर। इसमें बहुत बड़ी हिकमतें छुपी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं, मैं क्या बताऊंगा आपके। जानवर इन बातों को आपसे ज्यादा जानते हैं, जानवर आपसे ज्यादा जानते हैं इन बातों को। एक परिंदा ज्यादा जानता है कि मैं हवा को नीचे दबाऊंगा वो मुझे ऊपर उठाएगी, नहीं समझ में आया? उसे पता है एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। उसे पता कि मैं हवा को पीछे धक्का दूंगा वो मुझे आगे धक्का देगी। आपका हेलीकॉप्टर क्या करता है? आपको नीचे पुश करता है, हवा उसको ऊपर पुश करती है। फोर्सेस ऑलवेज पेयर में जनरेट होती हैं। जब आप किसी पे फोर्स लगाएंगे ना तो आप पर लाजमन फोर्स लगेगी, समझ आया? When you will produce a change will also be produced in you. समझ आया? नहीं आया? क्लियर हुआ? So conditions for the forces to be balanced. फोर्सेस को बैलेंस करने की कंडीशन क्या? नंबर 1, बोथ फोर्सेस मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड। पहली बात तो दोनों की मिकदार बराबर हो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, दे मस्ट बी अपोजिट इन डायरेक्शन। नंबर 3, मस्ट एक्ट ऑन द सेम बॉडी ऑन द सेम लाइन। ये बड़ी अहम बात है कि सेम बॉडी पे अमल करें। अब जरा गौर से सुनना, ये बॉडी है, एक फोर्स यहां लग रही है और दूसरी यहां लग रही है, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है। अगर ये 5 न्यूटन की है, ये भी 5 न्यूटन की है, डायरेक्शन में अपोजिट है, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। एक इस लाइन पे जा रही है और दूसरी इस लाइन पे जा रही है, तो बच्चे ये बैलेंस नहीं कर सकती। ये क्या करेंगे? इसको घुमा देंगे, इसको रोटेट कर देंगे, इजंट इट? बैलेंस नहीं करेंगे एक दूसरे को, ये टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे, रोटेशन प्रोड्यूस कर देंगे। अब ये क्या करेंगे? दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक ही लाइन पे आ रही है, एक ही बॉडी पे लग रही है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, नो दे विल बैलेंस। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगी, बॉडी सेम है जिस पे लग रही है, वो लाइन जिस पे लग रही है वो सेम नहीं है, तो फोर्सेस बैलेंस नहीं करेंगी। दे विल प्रोड्यूस अ टॉर्क, दे विल जनरेट अ कपल। We will talk about the couple in the next lecture, in the next chapter, sorry. Okay? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? सो देयरफॉर फॉर बैलेंसिंग, दो फोर्सेस जब एक दूसरे को बैलेंस करती हैं बाय कंडीशन है 4, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, बॉडी सेम, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होनी चाहिए। बात नहीं समझ रही तो दोबारा बता दें, आगे समझ? पक्का पक्का? गुड। एक्शन और रिएक्शन आर, अब तो बंदा आपसे पूछ ले कैन एक्शन एंड रिएक्शन बैलेंस ईच अदर? मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं तो क्यों नहीं सवाल पूछ रहा आप लोगों से आज, वरना पहले मैं सवाल पूछता हूं फिर जवाब देता हूं। तो आज चलो सुन लो, ऐसे जवाब सुन लो। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर 2 फोर्सेस, सही है, विद सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। पहली 2 बातें पूरी हो गई हैं। एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, ये बात गलत हो गई। ये अमली 2 मुख्तलिफ बॉडीज पे, जब 2 डिफरेंट बॉडीज में अमल करेंगे तो बैलेंसिंग हो ही नहीं सकती। और इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है। मजे की बात देखो, यहां लगी ना चोट, इस पे इधर को फोर्स लगती है, इस पे इधर को, लेकिन फोर्सेस लगती सेम बॉडी में नहीं, आपको लग रही है। लेकिन अगर ये एक्शन है तो इसका टारगेट ये बॉडी है, अगर ये रिएक्शन है तो इसका टारगेट सेम बॉडी पे नहीं लग रही, अपोजिट बॉडी पे लग रही है। आप बात समझ आई? नहीं आई? सेम पे हो नहीं सकती। मैं टेबल पे लगा रहा हूं, टेबल मेरे पे लगाएगा, प्रॉपर्टी है नहीं कि भाई सेम बॉडी पे लगती नहीं है। लगाने वाले पे लगेगी, जो लगाने वाला उस पे लगेगी, और जिस पे लगाई जा रही है उस पे लगेगी। टारगेट लगाएगा, टारगेट पे लगेगी। नहीं समझ आया? इशू रिजॉल्व। So therefore, because of this 4th point, so action and reaction cannot balance each other. Issue है तो पूछे और ना जाने दे। आगे चलें। आसान है ना या मुश्किल है? पक्का? अगर बैलेंस कर लेते कितना मजा आता है। जितनी मर्जी टकरे मारो नहीं ना टूटेगा, जितनी मर्जी बेड को जाकर टकरे मारो कुछ नहीं होना, छलांगे मारो जिधर मर्जी, पहाड़ों से कूद जाओ कुछ नहीं होगा।
क्यों? जमीन को टकराओगे, एक्शन रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, कुछ नहीं। क्या मजेदार दुनिया होती है ना। हाँ जी बेटा, उसकी जो खाल होती है आपके दांतों को दबाती है ऊपर, की नहीं दबाती? उसकी खाल आपके दांतों को पीछे पुश करती है, नहीं करती? आपके दांत एक्शन करते, उसकी खाल वापस पुश करती है, वो रिएक्शन। अब ये अलग बात है कि जो आपका एक्शन था उसका असर ये हुआ कि आपने गोश्त बाहर निकाल लिया, और उसका रिएक्शन ये हुआ कि आपके दांत भी दबते हैं, हो सकता है आपके दांतों में दर्द शुरू हो जाए। नहीं, isn't it? हो सकता है आप किसी की बॉडी सख्त हुई तो वो अपना हाथ ऐसे करे, आपकी बत्ती सी बाहर आ जाए। नहीं समझ आया? आपके दांत अंदर खींचेंगे, उसका हाथ बाहर खींचेगा। नहीं समझ आया? आप उसका हाथ आपके दांत को बाहर खींच रहा, आपके दांत अंदर खींच रहे हैं, तो अगर दांत कमजोर हुए तो फिर सोच लो। समझ आ गया? अब यहां मैंने बच्चों को समझाया था कि अगर स्पेसशिप में खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला आप सबको इस तरह की रिसर्चेस का मौका दे, अल्लाह आपको भी मौका दे कि आप भी यार स्पेस के बारे में थोड़ा सोचे को, थोड़ा सा। ये मुसलमानों का काम था बस। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह। वाह क्या बातें हैं यार, मुसलमान की सिफतें हैं। और आजकल मुसलमान को किस पे लगा हुआ है? टीचर पढ़ाने वाले कहते हैं मार्क्स लो है, कॉलेज में दाखिला नहीं हो, खुदा दा वास्ता है, खुदा दा वास्ता है। और कौन समझ लो कॉलेज तो पीछे भागेंगे तुम्हारे। और मेरी छोटी सिस्टर थी, उसके मार्क्स अच्छे आ गए तो कॉलेज वाले खुद कहते जी हम इतना स्कॉलरशिप देते हैं, बच्ची हमारे कॉलेज में पढ़ेगा। कॉलेज तो भागेंगे आपके पीछे, यूनिवर्सिटीज भागेंगी, स्कॉलरशिप देंगे, 60,000 रुपीज स्कॉलरशिप, फुल फीस माफ, स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। मेरा स्टूडेंट अंग्रेजी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है यूरोप में, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, बल्कि उनसे रोटियां शोटियां भी उनकी तोड़ता है। यूनिवर्सिटियां भागेंगी आपके पीछे बेटा, नहीं समझ? दुनिया ढूंढेगी आपको। थोड़ी सी सोच तब्दील कर लो, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इस चीज पे बेस्ड है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा रोटियां इकट्ठी करना सिखाए। बस रोटी के लिए पढ़ो। मेरे उस्ताद थे, वो बात हुई, वो कहते थे नौकरी और वो समझ गया ना, आगे चल गया। हमारी पढ़ाई का मकसद यही है, और जो कि अल्लाह ने लिखी हुई है वो मिलनी ही मिलनी है। जो चीज पहले लिखी हुई है उसके पीछे भागते रहेंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था स्पेस में क्या है। ये बंदा अगर स्पेस में खड़ा है और ये रेस्ट पे है, अब इसने मूव करना किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, इधर भी जाना। तो इसे क्या चाहिए? इधर को ये इस पे कोई फोर्स लगनी चाहिए तभी जाएगा ना। तो इसे अपना शू उतारना चाहिए और उसको पकड़ कर किधर फेंकना चाहिए? इधर। तो वो ये शू को इधर धक्का देगा, शू इसको इधर धक्का देगा, फोर्स जनरेट हो गई। अब ये फोर्स इसके काम की है और ये फोर्स पत्थर को आगे ले जाएगी या आपके जूते को आगे ले जाएगी। वो जूता अब आपके पास वापस नहीं आ सकता। अब आपने फोर्स तो जनरेट कर ली, तो आपको ये भी बता दिया फोर्स जनरेट कैसे होती है, वरना तो आप वहां बैठ के खड़े रहेंगे, अल्लाह मुझे कौन खींचे। नहीं समझ? हूं मैनू हाय और अब्बा, हूं मैनू कौन खींचे? हाँ, बच्चे खत्म, बात स्पेस में रहोगे, फिर अल्लाह क़यामत के दिन पकड़ के लाएगा, जमीन पे चला जाए वापस। चले आगे। जी जी, वो बांधते हैं अपने आप को बेल्ट के साथ, वरना अगर वो ड्राइंग रूम में सोएंगे तो हो सकता है सुबह कहीं और जगह से उठे। देयर बॉडीज आर मूविंग, सो अपने आप को बांध के सोते हैं। मैं कभी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन आज ही डिस्कशन होगी, फिर दोबारा नहीं होगी। आज तो आपने मेरा टाइम जो लगवाना था लगवा दिया, उधर बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी क्योंकि बेटे वहां पे हवा है नहीं। हवा है नहीं ना, हवा चाहिए ना डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया को। जब हवा ही नहीं है तो बैक्टीरिया कौन सी आपके बॉडी को डिकम्पोज करेंगे? ऑरेंज स्ट्रेन का नाम था, ऑरेंज स्ट्रेन शहबाज शरीफ साहब ने चलाई है अभी आपकी ऑरेंज नॉर्मल, ठीक है। तो आई डोंट नो दैट इज मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन एंड दैट इज बुलेट ट्रेन, बट
मैंने अभी तक उसकी थ्योरी नहीं देखी, मैंने सुना आगे कि मुझे नहीं शौक सियासियात का। आई लव साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। आई हैव नो टाइम फॉर द पॉलिटिशियंस। मेरी अपनी दुनिया है, मैं अपनी दुनिया में मगन। सो देयरफॉर